दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसकी IMDb रेटिंग है 8.1, जो खुद बताती है कि ये मूवी कितनी बेहतरीन है। चलिए बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी में 17वीं शताब्दी की कहानी हमें दिखाई जाती है, इसलिए वही फील देने के लिए इसे ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। मूवी की शुरुआत साउथ के मालाबार जंगलों से होती है। मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई जाते हैं जिनका नाम कोरा और देवन होता है, जो नदी के उस पार जाना चाहते हैं। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो एकदम शांत होकर सुनने की कोशिश करता है। फिर वो अपने साथी को कहता है, यहाँ कुछ तो अजीब है, तुम आग को बुझने मत देना, हम कल सुबह नदी पार करेंगे। फिर जब आधी रात को थेवन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आग बुझ चुकी है और उसका साथी कोरा वहाँ नहीं है। वो कोरा को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो थेवन उसे आवाज लगाता लगाता जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर डरावना सन्नाटा होता है और हल्की हल्की जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही होती है, जिससे थेवन थोड़ा डर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद थेवन को अपना साथी कोरा मिल जाता है, लेकिन कोरा लगातार एक पेड़ की तरफ देख रहा था। कोरा सुन्न हो चुका था। फिर थेवन भी उस पेड़ की तरफ देखता है। तभी अचानक पेड़ के पीछे से यक्षिणी बाहर आती है। दरअसल कोरा उसी को देखकर मोहित हो चुका था। फिर यक्षिणी कोरा के नजदीक आती है। थेवन कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी उसे गुस्से से देखती है, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाता है। फिर यक्षिणी कोरा को मोहित करके अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के नीचे ले जाकर का खून पी जाती है। थेवन चलता चलता नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। नदी उस समय अपने पूरे उफान पर थी और उसे पार कर पाना नामुमकिन था। ये देखकर थेवन वहां से चल देता है और चलते चलते रास्ता भटक जाता है और जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उस समय उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। जंगल में उसे एक दरवाजा मिलता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है, जो बहुत वीरान और उजाड़ थी। उसे वहाँ बहुत सारे नारियल दिखाई देते हैं। थेवन कई दिनों से भूखा था, तो बिना सोचे समझे नारियल उठाकर खाने लगता है। तभी उसे अंदर से किसी की आवाज़ आती है। कौन है? हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रामू होता है। थेवन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। तभी अंदर से एक और आवाज़ आती है, कौन है? फिर वे दोनों उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामू कहता है, कोई यात्री है मालिक। फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जो इस सारी जगह का असली मालिक था। वो कहता है, बहुत समय बाद यहाँ कोई अतिथि आया है, तुम्हारा स्वागत है। फिर रामू मालिक को पान बना कर देता है। मालिक पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? थेवन कहता है कि मैं एक गायक हूँ जो सुबह सुबह महाराज को जगाने के लिए गाया करता था। मैं अपनी जान बचाकर नदी के उस पार से आया हूँ, सोचा यहाँ सुरक्षित रहूंगा। फिर मालिक उसको गीत सुनाने के लिए कहते हैं। फिर थेवन मालिक को गीत गाकर सुनाता है। गीत मालिक को बहुत पसंद आता है और मालिक कहते हैं, अति उत्तम, तुम्हारा गीत हमें बहुत पसंद आया, तुम अब भोजन के लिए रुक जाना, तुम चाहो तो हमारे यहाँ हमेशा के लिए भी रुक सकते हो। थेवन कहता है, मुझे जाना ही होगा मालिक। मालिक कहते हैं, सहायता अस्वीकार करना अनादर कहलाता है। तभी रामू बीच में बोल पड़ता है और कहता है, इनसे वाद विवाद मत करो। फिर वो रामू को कहते हैं, इसे अनाज भंडार के पास वाला कक्ष दे दो। रामू उसको हवेली के अंदर ले जाता है। उस घर में अंधेरा और सन्नाटा इतना गहरा था कि घर खाने को दौड़ रहा था। रामू कक्ष दिखाता हुआ उसे समझाता है कि फालतू में किसी और कक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे कक्ष और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, केवल अपने ही कक्ष में आना है। शाम होने के बाद यहाँ एक बार भोजन परोसा जाता है। सबसे जरूरी बात, घर के दक्षिण भाग में किसी का भी जाना निषेध है। तभी उसको ऊपर से एक आवाज आती है, जैसे जंजीर में कोई आदमी बंधा हो। थेवन पूछता है, ऊपर क्या है? रामू कहता है, इस हवेली के बहुत से कक्ष सदियों से बंद है, हमें भी नहीं पता कि वहाँ क्या है, इसलिए फालतू की आवाजों पर ध्यान मत दो। रामू उसको उसका कक्ष दिखाता है और कहता है, यहाँ तुमसे पहले भी एक अतिथि रहा करता था, जो गलती से दक्षिण भाग में चला गया, उसके बाद कभी दिखा नहीं, सतर्क रहना। फिर रात को थेवन मालिक को गीत गाकर सुनाता है। उसके बाद रामू से खाने के लिए भोजन दे देता है। भोजन करने के बाद थेवन कहता है, आज तो ऊपर वाले की कृपा से पेट भर खाना मिला है। ये बात मालिक को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा होकर कहते हैं, रहने की जगह मैंने दी, खाना मैंने दिया और शुक्रिया ऊपर वाले का अदा कर रहे हो। थेवन कहता है, यदि मेरे शब्दों से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रात में थेवन जंगल पानी होने बाहर जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर बनी कब्रों पर जाती है। उसको देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर वो उल्टे पांव ही घर वापस दौड़ आता है। फिर जब थेवन पानी पी रहा था, उसे फिर से वही आवाज़ आती है,
जैसे बेड़ियों में बंधा कोई इंसान चल रहा हो। फिर वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन ऊपर का दरवाजा खोलते ही उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में ही ऊपर चला जाता है। वो डरता डरता आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको चूहे की तेज आवाज आती है और वो डर जाता है। उसके गिरने की आवाज से बेड़ियों से बंधा वो राक्षस अपनी बेड़ियां खींचता है। यह देखकर थेवन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे पासों की आवाज आती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये खेल पहले भी कई बार खेल चुका था। फिर मालिक उसे अपने साथ चौपड़ खेलने के लिए कहते हैं। उसकी आवाज सुनकर रामू भी आ जाता है। मालिक कहते हैं, खेल प्रारंभ करने से पहले दांव पर कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। थेवन कहता है, मेरे पास तो एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं है मालिक। तब मालिक कहते हैं, तुम्हारे पास एक और चीज है और वो है समय। यदि तुम जीत जाते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तुम्हें मेरी इच्छा तक यहीं रहना होगा। थेवन कहता है, क्षमा कीजिए मालिक, मुझे जाना ही होगा। फिर मालिक उससे पासे मांगता है। जब थेवन पासे देने लगता है तो मालिक हाथ पीछे हटा लेता है और वो पासे चौपट पर गिर जाते हैं। मालिक कहता है, अब तुम्हें खेल खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने पासे चल दिए हैं। थेवन को जबरदस्ती ये खेल खिलाया जा रहा था। जब वो खेल खेल रहे थे तो रामू भोजन की तैयारी कर रहा था। खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है। मालिक को जीतने के लिए 12 अंक चाहिए थे। फिर वो पासे फेंकते हैं और 7 अंक आ जाते हैं। थेवन खुश हो जाता है, लेकिन तभी मालिक अपनी शक्ति से पासा पलट देता है और अंक 12 बन जाते हैं। ये देखकर मालिक खूब हंसते हैं। थेवन बहुत निराश हो जाता है, इसलिए वहां से चला जाता है। वहां से सीधा वो रसोई घर में जाता है। थेवन से कहता है, अब तुम्हें आजीवन यहीं पर रहना पड़ेगा। थेवन कहता है, जैसा मालिक का आदेश। रामू कहता है, दुष्ट है वो, जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं, एक नंबर का कपटी है। थेवन कहता है, आप ऐसा ना बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो आपको बहुत कठिनाई होगी। फिर रात को भोजन करते समय मालिक राक्षसों की तरह खाना खा रहा था। फिर वो थेवन को कहता है, तुम भी खा लो, अगर दुर्बल हो गए तो तुम्हारी माँ को दुख होगा। थेवन कहता है, मालिक मैंने तो कभी माँ का जिक्र किया ही नहीं। मालिक कहते हैं, तुमने जिक्र किया था लेकिन तुम्हें याद नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या रसोइये ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बोला है? थेवन कहता है, नहीं मालिक, कुछ नहीं बोला। मालिक कहते हैं, तुमसे पहले यहाँ जो एक अतिथि आया था, इस रसोइये ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया। फिर मुझे बेचारे को अपने हाथों से ही मारना पड़ा। अब घर के दक्षिण दिशा में भूमि के अंदर शांति से सोया है। इतने में वहाँ रामू आ जाता है। मालिक उससे और भोजन मांगते हैं। रामू कहता है, 4 बार खिला चुका हूँ और नहीं है। थेवन उस समय दोनों के चेहरे देख रहा था। मालिक रामू को कहते हैं, मृत्यु का भय नहीं है तुझे? रामू कहता है, नहीं है। मालिक कहते हैं, दृष्टि नीचे कर कुत्ते। और फिर मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा घर थर-थर कांपने लगता है। ये मालिक की ही शक्ति होती है। लेकिन रामू अभी भी अपनी दृष्टि नीचे नहीं करता। अभी भी वो मालिक को घूर रहा होता है। फिर मालिक अपना एक हाथ ऊपर करता है और रामू की गर्दन खुद मालिक के हाथ में चली आती है। यह दृश्य देखकर थेवन बहुत डर जाता है। थेवन कहता है, इसे क्षमा कर दो मालिक। मालिक कहते हैं, बीच में मत बोल नीच। वह रामू को छोड़ देते हैं। तभी थेवन रामू के पास आ जाता है और मालिक के बारे में पूछता है कि वो कौन है, क्या वो कोडम पोट्टी है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? रामू कहता है, ये वही है, यानी कि कोडम पोट्टी। और रामू एक कहानी थेवन को सुनाता है। आज से बहुत साल पहले वेदाचार्य चुडुमल पोट्टी ने घोर तपस्या करके देवी वाराही का आह्वान किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे एक जादुई पेटी दी। उस पेटी में मानवीय शक्तियों वाला एक राक्षस भी था। देवी ने कहा, ये राक्षस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन चुडुमल पोट्टी ने उसको अपने काबू में करके उस पर बहुत अत्याचार किए और उसे बेड़ियों में बांध कर रखा। अत्याचार से दुखी होकर एक दिन राक्षस ने पोट्टी से कहा, मेरे मुंह में देखोगे तो तुम्हें नर्क दिखाई देगा। जब पोट्टी ने उसके मुंह में देखा तो उस राक्षस ने उसकी आत्मा खींचकर उसे मार डाला। फिर उस राक्षस ने उसकी इस हवेली पर अधिकार कर लिया और उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयता से मार दिया। उस राक्षस को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक आए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर अंत में इस परिवार के अंतिम वंशज कोडम पोट्टी आए। तभी कोडम पोट्टी अपने शरीर पर अस्थियों की राख लगाता है और तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है। उसको वहाँ पर आते हुए थेवन देख लेता है। फिर वो कोडम पोट्टी के पास जाती, थेवन उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है। फिर वे एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन तभी यक्षिणी थेवन को देख लेती है। थेवन की आत्मा बुरी तरह से कांप जाती है और वो तेजी से जाकर अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर सुबह जब रामू के पास जाता है और कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, ये स्थान श्रापित है। रामू कहता है, मुझे मेरा काम करने दो और तुम जाओ। थेवन कहता है,
तुम मरो यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। फिर जब वो अपने कक्ष में जाकर अपनी पोटली बांधता है, अपने सामने कोडम पोट्टी को पाता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो थेवन? थेवन कहता है, अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। कोडम पोट्टी कहता है, चले जाओ, लेकिन इतनी वर्षा में कैसे जाओगे? तभी देखते ही देखते वहाँ मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। ये सब इस मालिक का ही किया धरा था। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। फिर कोडम पोट्टी कहता है, ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है, हो सकता है महीनों चलती रहे। तुमसे पहले वाला अतिथि जब यहाँ आया था तो 3 वर्षों तक बारिश नहीं रुकी थी। फिर जब रात को थेवन सो रहा था तो उस बेड़ियों की आवाज फिर से आती है। आवाज सुनकर वो उठ जाता है। फिर वो देखता है दरवाजे पर उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो कि उसको खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो डरते हुए रामू के पास रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि वो तो एक कब्र खोद रहा था। थेवन पूछता है, किसके लिए खोद रहे हो? लेकिन रामू कोई भी जवाब नहीं देता। तो थेवन समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे अब यहाँ पर नहीं रहना था। अब की बार तो वो अपना बोरिया बिस्तरा भी नहीं लेता और सीधा ही उस हवेली से दूर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हवेली की बाउंड्री से बाहर आता है, उसका पेट बहुत तेजी से दुखने लगता है और वो फिर नीचे गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। ये दर्द उसके लिए सहन करना मुश्किल था। फिर वो हिम्मत करके वापस घर के अंदर आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसे दरवाजे पर कुडुमल पोट्टी मिल जाता है और वो कहता है, यदि हमसे आज्ञा ली होती तो रक्त की उल्टियाँ नहीं होती। थेवन कहता है, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे। कोडम पोट्टी कहता है, आज्ञा और आदरपूर्वक मांगो। थेवन पाँव पकड़कर कहता है, जाने की आज्ञा दे मालिक। कोडम पोट्टी कहता है, जाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जब थेवन बेहोश था तो रामू उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। थेवन कहता है, मैं यहाँ से नहीं निकल पाया। रामू कहता है, तुम तो क्या, यहाँ आने वाला कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कितने दिन पहले आए थे? थेवन कहता है, कुछ दिन पहले। रामू कहता है, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले? चलो अपना नाम बता दो। लेकिन वो अपना नाम भी नहीं बता पाता। फिर रामू उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो उसको ऊपर वाले कक्ष में ले जाता है। उस समय कोडम पोट्टी अपने लिए पान बना रहा था। तभी रामू थेवन को एक शव के पास लेकर जाता है। रामू बताता है कि ये भी तुम्हारी तरह यहाँ पर अपना नाम तक भूल गया था, तो तुम्हारी तरह इस 4 दीवारी में ऐसा फंसा कि पागल हो गया। इसको बांध कर रखना पड़ता था। इसी की बेड़ियों की आवाज तुम्हें सुनाई देती थी। फिर थेवन उसका चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि वो कोडम पोट्टी था। थेवन पूछता है, तो नीचे कौन है? रामू कहता है, वो राक्षस है, वो भी कोडम पोट्टी के भेष में। उसके पास दिल नहीं है, वो चलती फिरती मृत्यु है। वो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को वश में कर लेता है। फिर जो रामू ने गड्ढा खोदा था उसके अंदर वो कोडम पोट्टी को दफन कर देता है। फिर स्नान करते समय रामू बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ के एक बंद कक्ष में एक अखंड ज्योति जल रही है, उसको बुझाना होगा। रामू बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक द्वार है, हमें उस द्वार से होकर ही वहां पहुंचना होगा। वहां एक मजबूत दरवाजा है, कुंजी के छेद से झांक कर देखोगे तो वो अखंड ज्योति दिखाई देती है। राक्षस उसके ऊपर वाले कमरे में रहकर हमेशा उसकी रक्षा करता है। थेवन पूछता है, उस ताले की कुंजी कहाँ है? रामू कहता है, मुझे नहीं पता। थेवन कहता है, वो कुंजी राक्षस के पास ही होगी। कुंजी के बारे में जानने का बस एक ही तरीका है। फिर वो आकर चौपट खेलने लगता है। पासे की आवाज सुनकर वहाँ राक्षस भी आ जाता है। फिर थेवन उसको चौपट खेलने के लिए कहता है। मालिक के रूम में छुपा वो राक्षस कहता है, हमारे पास दांव पर लगाने के लिए अब कुछ नहीं है। थेवन कहता है, मेरे पास एक कुंजी है। फिर वो राक्षस अपनी धोती में छुपी कुंजी को देखने लगता है। उसके ऐसा करने से थेवन को पता चल जाता है कि राक्षस धोती में कुंजी कहाँ रखता है। फिर वो राक्षस पूछता है, कौन सी कुंजी की बात कर रहे हो? थेवन कहता है, मेरी स्वतंत्रता की कुंजी। वो राक्षस हंसने लगता है और कहता है, तुम एक ही चीज के लिए 2 बार नहीं खेल सकते। संध्या के समय थेवन और रामू कुंजी को पाने के बारे में प्लान बनाते हैं। थेवन कहता है कि आज रात्रि का भोजन मांस और मदिरा से भरा होना चाहिए। वो कुंजी कैसे हासिल करनी है मैं देख लूंगा। रामू कहता है, अगर पकड़े गए तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। फिर रामू रात के भोजन की तैयारी करता है। रात के खाने में वो चूहे बनाता है, लेकिन तभी रसोई में वो राक्षस आ जाता है। तो देखकर रामू डर जाता है। वो राक्षस कहता है, किससे पूछकर तुमने उसको मेरी मदिरा पिलाई? उसके कारण मेरी दिनचर्या में बाधा आ रही है। बिना समय गवाए उसके लिए खड्डा खोद लो। रात को थेवन
गीत गाकर उस राक्षस को सुलाने की कोशिश करता है। फिर वो राक्षस को कहता है, मैं भली भांति जानता हूँ आप मुझे पीड़ा देकर मेरी पीड़ा का आनंद लेना चाहते हैं, मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है। वो राक्षस कहता है, समय आने पर खुद देख लोगे। थेवन बाहर आ जाता है। तभी थेवन की नजर पास पड़े चाकू पर जाती है। फिर वो उस चाकू को अपने पास छुपाकर उस राक्षस के पास जाता है। उस समय वो राक्षस सोया हुआ था। थेवन उसकी धोती में कुंजी चेक करने लगता है, लेकिन कुंजी चेक करने के दौरान वो राक्षस उठ जाता है। थेवन डरकर पीछे हो जाता है। फिर वो राक्षस खड़ा हो जाता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई है, और अपने मुख से उसकी आत्मा का विमोचन करने लगता है। लेकिन तभी उसके नीचे वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। फिर वो थेवन को छोड़कर अपनी कुंजी चेक करता है। फिर उसे याद आता है कि जब उसने रामू को पकड़ा था तो उसने चुपके से कुंजी निकाल ली होगी। इतने में रामू अखंड ज्योति बुझा देता है। उस ज्योति के बुझते ही उस हवेली के सभी दीप खुद बुझ जाते हैं। फिर थेवन अंधेरे में चलता चलता एक कक्ष में पहुंच जाता है। उस कक्ष में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें पड़ी। तभी वहां रामू भी आ जाता है। तभी थेवन रामू को गले से पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरे साथ छल किया है। रामू कहता है, वाद विवाद में समय नष्ट ना करो। तभी उन दोनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर रामू कहता है, अभी वो राक्षस निर्बल है, हमें उसे बहला फुसलाकर वापस उस पेटी में बंद करना होगा। फिर वो अखंड ज्योति वाले कमरे में जाकर उसे ढूंढने लगता है। रामू कहता है, छिपना बंद कर और बाहर आ जा, इस हवेली को मैं तुमसे छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। फिर राक्षस रामू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो हट जाता है। फिर थेवन उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है और वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है। फिर रामू उसका ध्यान भटका देता है और थेवन उसके पेट में भी चाकू मार देता है। फिर वो राक्षस थेवन को दूर फेंककर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब थेवन को होश आता है तो वो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो पास पड़ी एक मशाल उठा लेता है। तभी उसे उस राक्षस के हंसने की आवाज आने लगती है, लेकिन वो खुद कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है। भयानक आवाज सुनकर थेवन डर जाता है और रामू भी राक्षस को ढूंढ रहा था। तभी घर गोल गोल घूमने लगता है। रामू वहीं पर फंस जाता है। दूसरी ओर थेवन जहाँ गया था वो छत भी धीरे धीरे नीचे आने लगती है और वो जगह छोटी होने लगती है। देखते ही देखते वो जगह एक कब्र जितनी छोटी हो जाती है। थेवन जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ रामू भी दीवारों पर पलटियां खा रहा होता है। फिर वो अखंड ज्योति वाले कक्ष में जाकर गिरता है, लेकिन तभी उसे पास में पड़ा चाकू मिल जाता है। दूसरी ओर थेवन बुरी तरह रो रहा था और उसकी मशाल भी बुझ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दीवार तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। तभी रामू को अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखता है राक्षस वहां बैठा रो रहा होता है। फिर वो राक्षस रामू का पिता बनकर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है। इतने में वहां थेवन भी आ जाता है। रामू कहता है, अपने पूर्वजों की तरह मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। फिर रामू थेवन को कहता है, जल्दी से पेटी लेकर आओ और खोलो। लेकिन राक्षस उसे कहता है, मुझे पेटी में बंद करने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा या फिर मुझसे ही तुम्हें मरवा देगा। रामू कहता है, पेटी खोलो, इसकी बात मत सुनो। लेकिन इतने में वो राक्षस रामू के ऊपर ही हमला कर देता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन थेवन चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है और वो राक्षस कराहने लगता है। तभी रामू उसकी उंगली से काली शक्तियों वाली अंगूठी निकाल लेता है। मरता मरता वो राक्षस कहता है, तुम पर वज्रपात होगा। फिर रामू उस राक्षस को जला देता है। मरते वक्त उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। फिर उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में से असली राक्षस बाहर निकलता है और वो उस कक्ष में ही जाकर छिप जाता है। फिर उस कक्ष के अंदर जाकर रामू उससे कहता है, बाहर आ जाओ, अब से मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। जब रामू अंगूठी पहनने लगता है तो थेवन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, आप ये अंगूठी मत पहनना, जो भी इसे ग्रहण करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। रामू कहता है, इस पर मेरा अधिकार है, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। फिर उस अंगूठी को लेकर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। उस समय वो राक्षस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। फिर लड़ते लड़ते वो अंगूठी नीचे गिर जाती है, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं होती। फिर देखते ही देखते वहां चारों तरफ आग फैल जाती है। इतने में थेवन वो अंगूठी उठा लेता है। फिर उस कक्ष की दीवारें गिरने लगती है और हवेली का वो हिस्सा ढह जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे थे। अगले दिन सुबह थेवन उस हवेली से निकलकर बाहर आता है और हवेली से बाहर की तरफ जाने लगता है। अब की बार उसको बाहर आने से किसी भी शक्ति ने नहीं रोका था, लेकिन अचानक से आकर रामू उसे रोक लेता है। रामू जब उसको मारने लगता है
तो वो कहता है तुम्हारे दाएं कान की बाली कहाँ है। फिर वो समझ जाता है कि थेवन मर चुका है और ये उसके रूम में वही राक्षस खड़ा है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। फिर जब वो नदी पार करने लगता है तो सामने से फिरंगी आ जाते हैं। रामू उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाता है लेकिन वे उसे ही मार देते हैं। फिर फिरंगी नदी पार करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहाँ मौत उनका इंतजार कर रही होती है। फिर थेवन अंगूठी पहन लेता है और उसे पानी में कोडम पोट्टी की छवि नजर आती है और ये इस बेहतरीन फिल्म का दी एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी कहानी के साथ।